जो मेन जो पॉइंट रहा, हाइड्रोलिक मशीन आई जो इनकी 7:40 वो पहली हाइड्रोलिक मशीन खुल ही नहीं पाई। अगर वो खुल जाती तो शायद हम इन लोगों को बचा सकते। और एक बंदा बाहर से ही। क्या ये जो सरकारी हेलीकॉप्टर होते हैं ये सिर्फ मंत्रियों के चलने के लिए होते हैं, मंत्रियों को रैलियों तक पहुंचाने के लिए होते हैं, या फिर किसी आपदा में, किसी समस्या में, किसी संकट में ये देश की जनता के भी काम आएंगे? दोस्तों, पालम की एक बिल्डिंग में आग लग गई और 7 लोग झुलस कर मर गए। 3 छोटी बच्चियां हैं उनमें, और कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 45 मिनट लेट पहुंचती हैं। पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जरा सोचकर देखिए जिस तरह से आबादी का विस्तार हुआ है। पालम पहले एक गांव हुआ करता था। आप जानते हैं कि दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास पालम गांव बसा हुआ है। आप सोचकर देखिए कितना रश रहता है वहां पर। पहले गांव हुआ करता था, लेकिन आज वो पूरी तरह से शहर में तब्दील हो चुका है। और शहर में आप जानते हैं कि कितना ट्रैफिक होता है, कितनी छोटी छोटी गलियां होती हैं, और उन गलियों में बिल्डिंग्स बनी रहती हैं, बहुमंजिला इमारत बनी रहती है। जहां तक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं काफी लंबी चौड़ी होती है। पहले तो जाम में से निकलना, जो कि ट्रैफिक जाम होता है, उसके बाद गलियों में पहुंचना, और गलियों में भी वो संकरी गलियां जहां पर छोटी छोटी गाड़ियां और स्कूटर मोटरसाइकिल निकालने में भी कितनी तकलीफ होती है लोगों को। वहां पर इतना बड़ा ट्रक फायर ब्रिगेड का पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर वहीं पर कोई सरकारी हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता तो और भी ज्यादा लोगों की जान बच सकती थी। सुबह का समय था, बुधवार की सुबह का, तकरीबन 6 बजे की घटना है। दुकानें भी नहीं खुली थी। 5 मंजिला इमारत है। शुरुआत की जो 3 फ्लोर्स हैं, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, वहां पर कॉस्मेटिक का सामान मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और बाकी की इमारतों पर फैमिली रहती थी। जब आग लगी तब दुकान तो खुली हुई नहीं थी, दुकान तो बंद थी, क्योंकि तड़के सुबह का ये वाकया है। 7 बजे तक वहां पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो पहुंचती हैं, और इसके बाद आग को काबू में किया जाता है। परिवार रहते थे, बूढ़े, माता पिता, बच्चे सब झुलस गए। आग इतनी भयंकर थी कि प्रवेश नाम के शख्स ने ऊपर से अपने 2 बच्चों को नीचे फेंक दिया ताकि उनकी जान बच सके। एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर आया और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, वो झुलस गया, लेकिन कम से कम जान तो बची। कुछ और लोगों की जान बच सकती थी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अगर समय से वहां पर पहुंच जाती। जनता जो टैक्स देती है, जो टैक्स पेयर है भारत का, आखिरकार वो सवाल सरकार से कब पूछना शुरू करेगा? कहां है वो व्यवस्थाएं जो एक मंत्री को दी जाती है, वो मंत्री जो जनता का सेवक होता है, लेकिन आपदा के समय में वही सेवाएं जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। यही तो हमारे सिस्टम की सच्चाई है। आप बाहर देशों में जाकर देखिए, प्रधानमंत्री तक सब्जी खरीदने के लिए आम बाजार में जाता है, आम जनता के बीच में जाता है, लेकिन लोग उन्हें कोई तवज्जो नहीं देते हैं, किसी सेलिब्रिटी की तरह उन्हें ट्रीट नहीं करते हैं। और हमारे देश में एक छुट भैया नेता भी अगर बाहर निकलता है तो पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, आम जनता को रोक दिया जाता है, कोई आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं यात्री, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, लेकिन एक मंत्री की रैली में उसका पहुंचना जरूरी है और उसके लिए पूरे रोड को जाम करना जरूरी है। ऐसी व्यवस्थाएं इस देश की बना दी गई हैं और कोई सवाल नहीं उठाता है। आज पालम की कोई बिल्डिंग जली है, उससे पहले कुंभ में भगदड़ हुई थी, वो भी सरकार की नाकामी थी, और एक के बाद एक आप गिनते चले जाइए। आए दिन किसी की गड्ढे में गिरने से मौत हो जाती है। नोएडा का मामला याद होगा आपको, साइन बोर्ड तक नहीं लगा था कि आगे सड़क खत्म है, और वो व्यक्ति सुरक्षा बल के सामने पानी में डूबकर अपनी जान दे देता है। कहीं पर गड्ढे में गिरने से मौत होती है, कहीं पर नाले में डूबने से मौत हो रही है, तो कहीं पर सड़क के गड्ढे में गिरने से मौत हो रही है, कहीं पर बिल्डिंग में आग लग रही है।
लगातार जो कुशासन होता है उसकी एक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने निकल कर आती है कि जब हिंदू मुसलमान करना होता है तब तो ये सरकार खूब उछल उछल कर सामने आती है। अभी आपने सुना तरुण का केस हुआ उत्तम नगर में, दिल्ली के उत्तम नगर में ही हुआ था। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, ताबड़तोड़ मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद भी जनता जो है, जो अंधभक्त हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो खून की होली खेलेंगे ईद पर। इसीलिए वहां के मुसलमान जो हैं उत्तम नगर के, वो वहां का इलाका छोड़ छोड़कर अपने गांव जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो उन अंधभक्तों से है जो लोग तरुण की हत्या में मुसलमानों को, सारी मुसलमान कौम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि आरोपी सभी गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में है, कानूनी कार्रवाई चलेगी, उन्होंने गलत किया, उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की नाकामी से किसी की जान जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराएंगे या फिर सरकार से सवाल पूछेंगे? आप में हिम्मत नहीं है। दरअसल हिंदू मुसलमान करना आसान है, उसके ऊपर वोट भी बन जाती है, तो फिर मुद्दों की बात क्यों होगी? क्यों हम ये बातें करेंगे कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उन्हें कितनी मशक्कत, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है छोटी गलियों में पहुंचने के लिए, रिहायशी इलाकों में जाने के लिए, शहरों में जाने के लिए, कितना ट्रैफिक होता है। इन पे हम बातें क्यों करेंगे? जब थाली में हिंदू मुसलमान करके परोसा जा रहा है तो आखिरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, इन मुद्दों की बात हम क्यों करें? बात तो सही है, लेकिन याद रखना, वो एक शेर है ना, आज घर उसका है कल घर मेरा होगा, उसी गली में घर मेरा है। आज किसी प्रवेश का घर है, आज उसके बच्चे हैं जो झुलस गए, उसकी पत्नी है जो जिंदा नहीं है, वो खुद भी जिंदा नहीं है। लेकिन कल आप या हम में से ही कोई तरुण होगा, कोई प्रवेश होगा, और तब तक ये होते रहेंगे जब तक हम सरकार से, सिस्टम से सवाल करना शुरू नहीं करेंगे। जातिवाद फैल रहा है, धार्मिक आक्रोश बढ़ रहा है, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या जो हमारे महापुरुष थे, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों, उन्होंने इसी भारत की कल्पना की थी? क्या इसीलिए भगत सिंह फांसी पर झूल गए? ये सवाल है। वो फांसी एक सजा नहीं थी, वो हमसे एक सवाल था कि आपके लिए कोई व्यक्ति, कोई देशभक्त फांसी पर भी झूल जाए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सोती हुई चेतना कभी जागेगी भी, आप ये प्रमाण देंगे भी कि आप इंसान हैं, आप जिंदा हैं। जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप सवाल पूछते हैं, आप सिस्टम से सवाल करते हैं, वाजिब सवाल करते हैं, तर्कशील सवाल करते हैं, अंधभक्ति नहीं करते, हाँ में हाँ नहीं मिलाते। यही जिंदा होने का प्रमाण होता है। और अगर आप दूसरों की तकलीफों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको दूसरों की तकलीफें, दुख, दर्द महसूस नहीं होते हैं, एहसास नहीं कर पाते हैं, तो आप माफ करिएगा, इंसान तो हैं लेकिन जिंदा नहीं है। कुछ लोग मर तो 20-30 साल में ही जाते हैं, लेकिन हम उन्हें दफनाते 80-90 में हैं। फर्क वही है, फर्क वही है। अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो जरा इस बिल्डिंग में लगती हुई इस आग को देखिए। और इन लोगों की बातों को सुनिए, जो चश्मदीद थे, उन्होंने क्या बताया, जरा उनके बयान सुनिए। शायद आपका दिल पसीज जाए, शायद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सिस्टम को सुधारना ही हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। जरा चश्मदीदों को सुनिए। लगभग मेरे बेटे ने, जब मेरे को जो कॉलेज जाता है, उसने कॉल करा इनके यहाँ से कि इनके ऊपर आग लग रही थी। उस टाइम यहाँ पर कोई था नहीं। उसने मेरे को 6:40-45 के करीब मेरे को कॉल करा कि इनके घर में आग लग रही है। मैं फटाफट उठा और भागा। तो मैंने फिर अपने पापा को बोला, महेश शर्मा को, मैंने कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो। उन्होंने घर से ही 6:50 पर कॉल कर दिया था। मैं जब यहाँ आया तो आग बाहर काफ़ी फैल चुकी थी, मगर फिर उसके बाद हमने यहाँ से आवाज़ लगाई। मैंने जो भी मेंबर हैं वो ऊपर की तरफ चढ़े, तो वो मेंबर हमें बाहर छज्जे पर नज़र आ रहे थे। तो धुआं इतना था
कि उसमें से एक की आवाज़ आई कि हम छज्जे की तरफ आए। मैंने कि ऊपर की तरफ भागो। फिर हम 7 वाली बिल्डिंग से ऊपर गए, तो हमने वहाँ से घुसने की एंटर करी, तो वहाँ पर इतना धुआं था कि हम घुस नहीं पा रहे थे। हमने ऊपर से काफ़ी आवाज़ लगाई मगर कुछ नहीं आया हमारे आवाज़। फिर उसके बाद हमने दीवार भी तोड़ी है। जो मेन जो पॉइंट रहा वो क्या हुआ कि इन्होंने हाइड्रोलिक मशीन आई जो इनकी 7:40 वो प्रॉपर काम नहीं कर वो पहली हाइड्रोलिक मशीन खुल ही नहीं पाई। अगर वो खुल जाती तो शायद हम इन लोगों को बचा सकते। रहने के लिए बिल्डिंग से भी छलांग लगाई थी। हाँ, वो क्या था कि 2-3 लोगों ने ऊपर से कूदे हैं। इसमें से एक बच्चा फायर ब्रिगेड को ऊपर से ही किसी ने पकड़ाया है, तो वो जल्दबाजी में उनसे छूट गया, वो नीचे गिर गया। मगर अभी पता करा है कि उसको सिर्फ फ्रैक्चर है, बच गया। एक बंदा पीछे छत पे कूदा है और एक बंदा बाहर से ही कूद गया। क्या पूरी बिल्डिंग में ही परिवार रह रहा था? लगभग कितने लोग रह रहे थे पूरी बिल्डिंग में? इसमें कि नीचे के ग्राउंड बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पे इनकी शॉप है, उसके ऊपर इनकी रिहाइश है। तो लगभग 18-1 लोगों का इनका परिवार है, मगर कुछ लोग बाहर गए थे, तो बताया जा रहा है कि 10 या 11 लोग इस बिल्डिंग में थे। तो सभी को निकाल लिया गया है? यानी कि 7 लोगों को एम्बुलेंस से निकाल लिया है जो फायर ब्रिगेड ने, बाकी 4 लोग पहले कूद के निकले। अगर मैं अपने विचार से कहूँ, अगर हाइड्रोलिक मशीन अपना काम करती तो हम चलो माल की तो नहीं बचा सकते थे, लेकिन जान बचा सकते थे सर। क्योंकि आग लगने के करीब 1 घंटे बाद भी लोग बालकनी से चिल्ला रहे थे। वो जो भी लेडीज़ थी, महिलाएं थी, बच्चे थे, और उसमें 2 से 3 साल का एक बच्चा था। हम 7 डेड बॉडी अभी निकाल चुके हैं और अभी अंदर छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चे को तो ऊपर से फेंका है जो 1 साल का था, एक ने ऊपर से छलांग लगाई है, एक जलता हुआ जल गया था बुरी तरह, वो पहले निकल गया तो उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गया। और 7 डेड बॉडी तो अभी तक निकाल चुकी है फायर ब्रिगेड, और अभी अंदेशा है शायद और कुछ फंसे हुए। इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते थे? कितने इसमें पूरा परिवार रहता था, कम से कम 10 से 12-14 लोग इसमें रहते थे। तो पूरी बिल्डिंग में रहते थे या? नीचे पूरी में शोरूम था, 2 फ्लोर के ऊपर बेसमेंट और 2 फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर में 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ऊपर 2 फ्लोर में ये पूरा परिवार रहता था, कम से 14-15 लोग रहते थे लोग। तो ये आग नीचे लगी थी या? नीचे लगी, ये नीचे बिल्कुल नीचे आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उनको समय नहीं लगा अपने आप को बचाने का, वो नीचे भाग के नहीं आने पाए क्योंकि धुआं इतना हो गया था, आग इतनी तेज़ी से होने लगी थी। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ पालम के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें फायर ब्रिगेड की भी लापरवाही है, मैं मानता हूँ। तो सुना आपने। अब इस वीडियो को सिर्फ एक क्लिक के साथ 30 सेकंड लगते हैं, एक साथ 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर हो जाती है। शेयर करिए ताकि इन परिवारों को इंसाफ मिले, कुछ मुआवजा मिले। और तो हम कर ही क्या सकते हैं, कम से कम मुआवजा तो मिले। मुआवजे से दुख दर्द कम नहीं होगा उन परिवारों का, लेकिन इससे ज्यादा हम कर क्या सकते हैं? सिस्टम से सवाल कर सकते हैं, उसकी बेहतरी के लिए इंतजार कर सकते हैं और साथ में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। उन परिवारों के लिए इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।